वृष लगन शुक्रदेव चतुर्थ स्थान। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में शुक्र ग्रह की चर्चा कर रहे हैं। आज बात करते हैं, अगर शुक्र ग्रह आपके चतुर्थ स्थान में हो, यानी लग्नेश और षष्ठेश आपके अगर चतुर्थ स्थान में हो तो कैसे फल प्राप्त हो सकते। पहले बात तो कई बार पाठों में हमने बताया है कि जो भी लग्नेश होता है वो कहीं पे भी विराजमान हो, प्राय कर 99% वो अच्छे फल ही प्राप्त करवाता है। अब कहीं से दूषित हो जाए, अंश बलों में हीन हो जाए, या कोई गलत नक्षत्र में प्रवेश हो जाए, या कोई ऐसे ग्रह से दृष्ट हो जाए जो आपकी कुंडली में या चंद्र कुंडली में योग कारक नहीं है, तब थोड़ी अच्छे से विवेचना करनी जरूरी है। नहीं तो 99% लग्नेश हमेशा अच्छे फल देता है। शुक्रदेव के पाठों का जब हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो शुक्रदेव क्या है उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। सब भोगों के कारक जिनको बताया गया है वो शुक्रदेव है। अब भोगों के कारक कैसे, इसको समझने के लिए बहुत कुछ डीप स्टडी आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि भोग जिसको बताया जाता है वो पावर आपको भोगने की आपके अंदर है कि नहीं, उसके ऊपर डिपेंड है। शुक्रदेव निर्माण के कारक है, मतलब जो सृष्टि की जो रचना है और जिसके अनुसार जीवों की उत्पत्ति होती है, वो पावर जो चाहिए, पुरुषत्व, पुरुषों में वीर्य, स्त्रियों में रज, ये सब पे अधिकार शुक्रदेव का है। और इसी को वर्तमान के ज्योतिष शास्त्र में या आज चैनल के द्वारा जो हम लोग बोल रहे हैं, इसी को भोग से संबंधित बोला जाता है, जबकि ये योग भी होता है। कुछ आदमी, कुछ इंसान इन भोगों को जरूरत से ज़्यादा भोगते हैं, उसकी वजह से फिर वो अनेक तरह के रोगों से भी ग्रसित होते हैं। लेकिन जो इंसान इसको कंट्रोल करके और अपने ज़रूरत के अनुसार जो यूज करता है किसी भी ग्रह के अंश को, वो अंश उसके जीवन भर या जीवन को भी लंबा करने की क्षमता, जहाँ तक बात करें शुक्रदेव की, तो उसके अंदर है। क्योंकि ये जो पावर है, इसी पावर को ध्यान में रखते हुए ब्रह्मचर्य आश्रम का निर्माण हम लोगों के ऋषि मुनियों ने किया था कि जितना ज़्यादा गैदरिंग करके और अच्छे तरीके से इस पावर को अगर आप साध सके तो आप परब्रह्म परमात्मा तक प्राप्त कर सकते हैं इसकी शक्ति के द्वारा, जिसका साक्षात उदाहरण हम लोगों को कलयुग में भगवान हनुमान जी में मिलता है। इसी पावर को साध के सब सिद्धियों का, सब निधियों का, सब कुछ और भगवान के समकक्ष हो गए, या भगवानी, कलयुग में तो भगवान ही बोल सकते हैं हम उसको। तो इसको आप किस तरह से समझते हैं? सब भोगों को भोगने के लिए समझते हैं, पुरुष हो तो स्त्रियों के लिए, स्त्री हो तो पुरुषों के लिए, वैसे समझते हैं। सब सुख सुविधा जो संसार में जीवन को चाहिए या इंसान को चाहिए उस रूप में लेते हैं। ये हर आदमी की अपनी अपनी विवेक और बुद्धि के ऊपर निर्भर है। हालांकि इसका पाठ एक अलग से परशुराम जी का अवतार और शुक्रांश या शुक्र ग्रह हमारा एक दिया हुआ है, उसको अगर डिटेल में सुनेंगे तो बहुत कुछ ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। हर तरह के सुख चतुर्थ स्थान से देखे जाते हैं। हर तरह के सुख मतलब जो इंसान को चाहिए, घर चाहिए, भवन चाहिए, सवारी चाहिए, खेत चाहिए, जमीन चाहिए, शांति चाहिए, परिवार में हर तरह की संपन्नता चाहिए, जो भी हम लोग देखते हैं मामा भांजा से संबंध में हो, वो भी चतुर्थ स्थान से बहुत कुछ देखा जाता है। और पानी का भी अपना एक स्थान है। तो जैसे आपके घर में कोई पानी का स्थान है, नदी है, या कोई नदी के आसपास घर है, या पुल से संबंधित कोई बात है, तो वो भी चौथा घर ही, चतुर्थ स्थान ही डिसाइड करता है। और शुक्रदेव बहुत कुछ जल से भी कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे शुक्रदेव बैठ के बहुत अच्छे फल प्राप्त करवाते हैं। लेकिन सिंह राशि, इसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि सिंह राशि अपने आप में राशियों में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। अगर कुछ जगह में कुछ बातों के लिए अगर बोले तो सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है। सिंह राशि का इंसान दयालु होता है लेकिन क्रोधी होता है। जब बात स्वाभिमान की आती है तो कोई भी हालत में पीछे नहीं हटता है। अपने परिवार की सुरक्षा भगवान की तरह करता है।
मतलब अपना गर्दन कटा लेगा लेकिन परिवार पे आंच नहीं आने देगा। ऐसे इंसान तब तक काम करते हैं जब तक जरूरत होती है, लेकिन जब देख लिया कि सब तरफ से संपन्न है, कोई टेंशन नहीं है, तो आलसी भी हो सकते हैं। लेकिन शुक्र ग्रह यहाँ बैठ के, और भगवान करे क्योंकि आसपास ही रहता है, किसी भी जातक को अगर शुक्र और सूर्य की युति हो जाए चतुर्थ स्थान में, तो फिर कहना ही क्या है। अब इसको ज्योतिष शास्त्र में शुक्र और सूर्य की युति अच्छी नहीं बताई गई है, लेकिन ये योग बहुत जबरदस्त होता है। आपका लग्नेश और चतुर्थेश यहाँ पे साथ में हो तो और भी अच्छा है, लेकिन कहीं पे भी साथ में हो तो बहुत अच्छा योग होता है, बशर्ते कोई दूसरा ग्रह और नहीं होना चाहिए। कोई गलत जगह का इंसान या गलत जगह का कोई ग्रह इसके साथ नहीं होना चाहिए। अगर दोनों साथ है और बलाबल में भी दोनों सही है, तब तो बहुत अच्छा योग होता है, और राजयोग से भी बढ़कर राजयोग होता है, जिसको राजयोगों में हम लोग गिनते हैं। तो ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा ग्रो करता है और बहुत बड़ी संपत्तियां बनाता है। खासकर ज़मीनों के मामले में जगह जगह इनके ज़मीन भवन मिल सकते हैं। दशम स्थान को देखते हैं और सूर्य का घर है, सामने कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि से संबंध में, दशम स्थान से संबंध में शुक्रदेव अगर है तो बहुत अच्छे फल प्राप्त करवाते हैं, और अगर सूर्य भी साथ में है तो भी अच्छे फल प्राप्त करवाते हैं, क्योंकि दशम स्थान का बहुत कुछ कारकत्व सूर्य देव को भी प्राप्त होता है। यहाँ पे इंसान फेमस होता है, कर्मठ होता है, अपने काम में लगा रहता है, निरंतर लगा रहता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी शुक्रदेव के साथ विलीन होके या उसके साथ होके आदमी को आलस से संबंधित कोई चीज़ आने नहीं देता है। शीघ्रगामी होते, बहुत जल्दी चीज़ को कैच करते और निरंतर लगे रहते। अपने काम के मामले में किसी का भी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करते। बहुत कुछ शुक्र यहाँ पे सूर्य को नियंत्रित भी कर सकता है। सोच समझ के काम करते हैं, थोड़ा धीरज रखते हैं, जबकि सूर्य धीरज रखने वाला ग्रह नहीं है, लेकिन शुक्र देव साथ होने से बहुत कुछ मैनेज करता है। खासकर जीवन के मिडिल पड़ाव से चालू होता है। फर्स्ट पड़ाव में बहुत ज़्यादा उग्र हो सकता है, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे कुछ समझ की मात्रा या कुछ बुद्धि और विवेक की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अंतरात्मा में कुछ विशेष प्रकाशमान होता है, अंदर से चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, बाह्य वातावरण से इतना प्रभावित नहीं होता है। इनकी अपनी अलग राग होगी, अपना अलग ही महत्व होगा। जहाँ भी जाएंगे कुछ विशेष प्रभाव इनका उस सभा में हो, उस गांव में हो, उस घर में हो, कुछ विशेष प्रभाव इनका होगा। दुखी होते हैं परिवार में जब इनके साथ कुछ इस तरह की बातें होती है कि सामने वाला इनको जैसे परिवार में है तो कुछ बातें बता नहीं रहा है, या कुछ अलग इनसे डरने की कोशिश कर रहा है, या कुछ अलग अपना काम करने की कोशिश कर रहा है बगैर बताए, तो इनके मन में थोड़ी फीलिंग आती है। तो उसकी वजह से थोड़ा दुख का वातावरण होता है, क्योंकि ये परिवार के लिए अपनी जी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। सिंह राशि जिसकी भी होती है मोस्ट प्रोबेबली परिवार से कनेक्ट होता है और एकांत पसंद करता है। बिना मतलब का वाद विवाद, बिना मतलब का लफड़ा इनको पसंद नहीं आता है। ये इनका दुख केवल परिवार होता है, बाहर में ये किसी से डरने वाले नहीं है। बाहर में किसी के साथ कोई भी इनके सामने आंख उठा के बात नहीं कर सकता, लेकिन फैमिली वालों को रिप्लाई नहीं दे सकता। चतुर्थ स्थान फैमिली का होता है, और यहाँ पे अगर शुक्रदेव विराजमान है तो कुछ इस तरह का वातावरण होता है कि माँ का विशेष स्नेह मिलता है। चाहे बड़ा पुत्र हो सकता है घर में, चाहे छोटा हो सकता है, लेकिन माँ का विशेष प्रिय होता है। ये खुद भी माँ के साथ विशेष स्नेह रखते हैं। स्त्रियों का विशेष इनके ऊपर प्रभाव रहता है और विशेष आदर भी करते हैं। चरित्रवान होता है ऐसा इंसान, और बहुत कुछ हेल्प औरतों के आशीर्वाद से या उनके सामीप्य से या उनके साथ रह के बहुत कुछ प्रोग्रेस करता है ऐसा इंसान। सुगंधि में इत्र से संबंधित या ऐसे कोई काम जो बड़ी इंडस्ट्री या कपड़े से संबंधित हो, उसमें भी ऐसे इंसान जा सकते हैं। लेकिन इनका एरो कुछ अलग इफेक्ट होता है, सामने वाला मतलब आकर्षित होता है इनको देख के। वाणी बड़ी मीठी होती है। अगर बाकी ग्रहों का भी योगदान हो और शुक्र अकेले हो तो वाणी पे भी कुछ विशेष इफेक्ट इनका होता है। और बहुत जल्दी हर चीज़ को समझने वाले, वाद्य यंत्रों को समझने वाले, संगीत को समझने वाले, क्योंकि शुक्रदेव बहुत कुछ संगीत के भी कारक होते हैं। अच्छा संगीत सुनने का शौक होता है, स्लो मोशन में सुनना हो, अपने आप में सुनना हो। कुछ ऐसी यात्रा भी इनकी चालू हो सकती है अध्यात्म के द्वारा कि कुछ
अपने आप में ही मगन रहने वाली कुछ चीज़ें, कुछ और बातें इनको समझ में आनी चालू हो जाए जो दूसरे को समझ में नहीं आती। यहाँ पे सिंह राशि में मघा नक्षत्र के चारों चरण आते हैं, जिसका स्वामित्व केतुदेव को प्राप्त है। अब केतुदेव में अगर शुक्रदेव यहाँ पे विराजमान है तो आपको केतुदेव की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी, उसके बाद में फल कथन कहना कुछ ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे शुक्रदेव कुछ कमज़ोर भी हो सकते हैं और कुछ ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। सुखों को भोगने के लिए किसी भी सीमा तक जाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि केतु को, हालांकि हमने पाठ दिया नहीं है, रेडी कर रहे हैं, राहु देव के जरूर 2 3 4 पाठ दिए हैं, केतु के भी देंगे और राहु देव वाली भी श्रृंखला वापस चालू करेंगे, लेकिन केतु का इफेक्ट एक अलग लेवल पे होता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के चारों चरण आते हैं, जिसका स्वामित्व शुक्रदेव को प्राप्त है। यहाँ पे अगर शुक्रदेव विराजमान है तो कुछ भोगों में ज़्यादा रत हो सकता है इंसान, कुछ स्त्रियों के प्रति विशेष इनका अनुग्रह हो सकता है, कुछ लंबी यात्रा या भोगों को प्राप्त करने के लिए संपत्ति की वजह से, कि संपत्ति बहुत है तो भोगों में रत रहने वाला कोशिश यहाँ पे हो सकता है। बाकी ग्रहों की पोजीशन कैसी है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का पहला चरण आएगा, जिसका स्वामित्व खुद सूर्यदेव को प्राप्त है। अब सूर्यदेव की पोजीशन अच्छी है, सूर्यदेव के नक्षत्र में शुक्रदेव बैठे हैं, तो यहाँ पे कोई भी गलत फल इस कुंडली वाले, जिसका शुक्रदेव उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठा हुआ है, कोई भी गलत फल नहीं मिलने वाला, हमेशा अच्छा फल मिलेगा। और हर चीज़ पे अपने आत्म कंट्रोल के द्वारा हर भोग पे ये कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मन पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी वाणी पे कंट्रोल कर सकते हैं, हर चीज़ पे कंट्रोल कर सकता है ऐसा इंसान, और बहुत लंबी उम्र पाता है, बहुत कुछ प्राप्त करता है अपने जीवन में, और बहुत कुछ समझने की कोशिश करता है कि किस तरह से आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है और कहाँ जाना है, क्या फिर वापस आना है। ये सब बातों के विषय में कुछ ज़्यादा चिंतन ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि सूर्यदेव आपको अध्यात्म में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करवाता है, बशर्ते वैसा संस्कार हो, वैसी लाइन हो, वैसा फ्रेंड सर्कल हो, वैसे आदमियों के साथ उठना बैठना हो, तब यहाँ पे शुक्रदेव का फल बहुत कुछ अलग हो सकता है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में खासकर ये दिखाता है जीवन के मिडिल से ये पड़ाव मोस्ट प्रोबली चालू होता है, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी और पूर्वा फाल्गुनी का एक अलग महत्व होता है जीवन में। किसी के भी अगर हो कोई भी ग्रह इन नक्षत्रों में, तो इनका एक डीप अध्ययन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका अपना कारकत्व उस ग्रह के साथ बहुत कुछ अच्छे से मिलता है। नवमांश की बात करें तो 3.20 डिग्री तक मेष के नवमांश में रहेगा सिंह राशि में कोई भी ग्रह होने से, 6.40 डिग्री तक वृष के नवमांश में रहेगा, 10 डिग्री तक मिथुन के नवमांश में, 13.20 डिग्री तक कर्क के नवमांश में, और 13.20 डिग्री से लेकर 16.40 डिग्री तक सिंह के ही नवमांश में रहेगा। यहाँ पे ग्रह वर्गोत्तमी भी होता है और अंश बल में भी युवा होता है, तो यहाँ पे उस ग्रह का फल बहुत अच्छा मिलता है। अब वो कैसा है, किस तरह के फल देने के काबिल है, वो अच्छे स्थानों का मालिक है या खराब स्थानों का मालिक है, ये उस कुंडली के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन शुक्रदेव यहाँ पे बहुत ज़्यादा बली हो जाते हैं अगर इन अंशों पे हो, और बहुत अच्छे फल प्राप्त करवाते हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका मेंटल पोजीशन बहुत अच्छा रहेगा, आपका व्यक्तित्व बहुत शानदार रहेगा, आपको देखने मात्र से सामने वाला वशीभूत होगा, बड़ी बड़ी सभाओं में आपका मतलब अलग ही महत्व होगा, लोग आपको देख के खड़े हो सकते हैं, आपके अंदर कुछ ऐसी क्षमता हो सकती है जो लोगों को पता ही नहीं है, जब सामने आएगी तो अचानक से आप ग्रो कर सकते हैं। संपत्ति के मामले में बहुत अच्छा होता है, फिक्स असेट्स के मामले में बहुत अच्छा होता है, सोना गहना पहनने का शौक आपको हो सकता है और पहनने के बाद में अच्छी उन्नति भी आपको हो सकती है। 20 डिग्री तक कन्या के नवमांश में रहेंगे, 23.20 डिग्री तक तुला के नवमांश में रहेंगे, 26.40 डिग्री तक वृश्चिक के नवमांश में रहेंगे, 30 डिग्री तक धनु के नवमांश में रहेंगे। अंश बल में विषम राशि है, प्रथम 6 अंश तक बाल्यावस्था, 12 अंश तक कुमारावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक वृद्धावस्था, 30 अंश तक मृतावस्था। अंश बल के विषय में हम लोग इतना ही बोल सकते हैं, कई बार पाठों में हमने समझाया है कि ये सब बातें नवमांश है, सिंह राशि के अंतर्गत नक्षत्र है या अंश बल है, ये सब बातें हम लोगों को पुस्तकों से और गुरुओं के द्वारा, कहीं पे आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो उसके द्वारा सेम वैसी ही मिलेगी जैसी हम आपको बता रहे हैं।
इन सब पाठों में ये सब बातें बताने का कारण केवल इतना है कि आप इनको नोट करके रख सको, आप इनको दिमाग में याद रख सको, क्योंकि लग्नानुसार पाठ बहुत लंबे चलेंगे, तो बार बार इन चीज़ों को सुनेंगे तो याद भी हो जाएगा इजीली। तो जब भी आप कुंडली देखने जाए तो अंश के साथ साथ आपको पता चल जाए कि ये कौन से नवमांश में जाके बैठा है, कौन सी राशि में, और लग्न का अंश इतना है तो इसकी नवमांश कुंडली कितने अंशों पे कौन से नवमांश में बनेगी। तो ये सब चीज़ें जब आप इंसान को याद हो जाती है, तो आजकल तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का ज़माना है, आपकी लग्न कुंडली बनती है, उसके साथ साथ अंश भी आ जाते हैं और अंशों के अनुसार आप समझ सकते हैं। लेकिन उसका व्यक्तित्व समझने के लिए, उसके कर्म समझने के लिए, उसके वर्तमान संस्कार समझने के लिए आपको नक्षत्रों का कुछ विशेष योगदान रहेगा। हालांकि नक्षत्रों के बारे में बहुत से पाठ हमारे दिए हुए, आगे भी देते रहेंगे। अभी लग्न अनुसार पाठ चालू किए तो इनको भी चलाएंगे और फिर नक्षत्रों के भी वापस चालू करेंगे। तो इनके अनुसार जब सम्मिलित फल हम लोग सब ग्रहों का मिला के निकालते हैं तब कुछ समीप पहुँचते हैं। वर्ग कुंडली हो, अष्टक वर्ग हो, दशा महादशा हो, अंतरदशा हो, सबका अपना अपना योगदान है। और चंद्र कुंडली का गोचर के फल प्राप्त करने में सबसे ज़्यादा योगदान है, क्योंकि वर्तमान समय में कैसे फल आपको प्राप्त हो रहे हैं वो चंद्र कुंडली, गोचर और आपकी दशा डिसाइड करती है। अष्टक वर्ग में कैसे अंक उसको मिले हुए हैं वो सब डिसाइड करते हैं। लग्न कुंडली आपका प्रारब्ध है, आपको ये मिला है, लेकिन जो मिला है आप उसका भोग किस तरह से करेंगे वो चंद्र कुंडली, आपके गोचर ग्रह, आपके अष्टक वर्ग और आपके दशा महादशा डिसाइड करेगी। ये बातें हमने बहुत बार बोली है, ये सब बातें। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई भी बात हो आप निसंकोच कमेंट कीजिए, 100% आपको आंसर मिलेगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता की।